गुड मॉर्निंग गर्ल्स, मैं मृदुला चतुर्वेदी आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण की क्लास। आप सबके पास हिंदी बुक है, हिंदी व्याकरण बुक वर्तिका। इसका हम पाठ 2 पढ़ेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला आप सब पढ़ चुके हैं, KG1, KG2 और उसके बाद क्लास 1 में भी आप वर्णमाला पढ़ चुके हैं। वर्णमाला के बाद क्या होता है? वर्णमाला के बाद हम आते हैं शब्दों पर, फिर हम बनाते हैं वाक्य और उसके बाद वाक्यों से बनती है पूरी भाषा, पूरा पैराग्राफ, पूरी स्टोरी, जो भी आप लिखना चाहें उससे लिख सकते हैं। वर्ण क्या होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई मतलब भाषा का सबसे छोटा वो पार्ट होता है जिसको हम और छोटे भाग में विभाजित या अलग नहीं कर सकते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, क, म, ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। अच्छा, हम वर्णों को मिला के शब्द बना सकते हैं, वो कैसे हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा अ, ये भी हमारा वर्ण है। हम क्या लिखेंगे? आ, म। दो वर्णों को मिला के हमने क्या बनाया? आम। एक शब्द बनाया, आम। इज इट क्लियर? अब यहाँ हमको ये समझना है कि मैंने ये, आपको दिख रहा है मैंने ये क्या निशान लगाया हुआ है क के और म के नीचे? इसको हम कहते हैं हलंत। ये होता है हलंत। इसको हम क्या कहते हैं? हलंत। इसका अर्थ होता है ये शब्द आधा है। जहाँ भी किसी शब्द के नीचे ये हलंत दिखाई देगा, इसका अर्थ होता है ये शब्द आधा है। जैसे ये क आधा है, म आधा है और ग आधा है। जितने भी व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वर मिला होता है। जैसे आप बोल के देखो, आ स्वर है। अब आप बोलो, व्यंजन बोलो, क, अ की ध्वनि आ रही है, म आ रही है ध्वनि, च आ रही है। तो कैसे मिलके बने हैं ये? आधा क प्लस अ मिलके क्या बना है? क। ऐसे ही आप म देखो, आधा म प्लस अ मिलके क्या बना है? म। इसीलिए जब हम कोई भी व्यंजन उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो हमें उसके अंत में अ की ध्वनि सुनाई देती है। आप बोल के देखो, क, च, त, द, सारे व्यंजनों के अंत में अ की ध्वनि सुनाई देती है। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी वह इकाई है, या भाषा का सबसे छोटा वो पार्ट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब वर्णों के स्वर क्या होते हैं? स्वरों का यूज हम मात्राओं के रूप में करते हैं। स्वरों का प्रयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं। स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में कर व्यंजनों पर लगाकर हम तरह तरह के शब्द बनाते हैं, तरह तरह के सेंटेंस बनाते हैं और तरह तरह की स्टोरीज बनाते हैं। जब हम भाषा में लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें मात्राओं का प्रयोग आना बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, व्यंजन भी 2 और प्रकार के भी व्यंजन होते हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अच्छा, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। क्या है ये हमारे संयुक्त व्यंजन? अब देखिए ये किससे मिलकर बना है? श, क प्लस श। ये क्या बना है? छ। ये हमारा पहला संयुक्त व्यंजन है। दूसरा संयुक्त व्यंजन क्या है?
त, आधा र मिलकर बना त्र। ऐसे ही ज्ञ, तीसरा ज्ञ कौन सा संयुक्त व्यंजन है? य प्लस अ, ये क्या बना? ज्ञ। इज इट क्लियर? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। ऐसे ही श्र, श प्लस आधा र, और जैसा कि अ की सारे व्यंजनों में अ आता है तो ये बना श्र। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। उसके बाद आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजनों की आवृत्ति एक के बाद एक होती है या दो व्यंजन एक के बाद एक आते हैं, उन्हें बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व यानी डबल, फिर से दोबारा आना। ठीक है, जैसे कच्चा, च की आवृत्ति 2 बार हुई, च व्यंजन 2 बार आया, ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन। खट्टा, इस व्यंजन की आवृत्ति 2 बार हुई, ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन। तो जब दो व्यंजनों की आवृत्ति होती है या दो व्यंजन 2 बार आते हैं एक ही साथ में, तो वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। इसके अलावा अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? मैं आपको समझाती हूँ। ये क्या होता है? सबको पता है क्या है ये? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग भी हम मात्राओं के रूप में करते हैं। व्यंजनों के ऊपर इसका प्रयोग भी हम मात्राओं के रूप में करते हैं। ये हमेशा वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे आँख, दांत। ठीक है। चंद्रबिंदु को हम अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक इसलिए कहते हैं कि जब हम चंद्रबिंदु को बोलते हैं या उसका उच्चारण करते हैं तो वो उसकी ध्वनि नाक में से आती है। जैसे चांद, आँख, तो उसके चंद्रबिंदु का प्रयोग करने से हमारे नाक में से ध्वनि बाहर आती है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं, अर्थात नाक के द्वारा। नेक्स्ट है अनुस्वार। अनुस्वार, इसको आप अंक की मात्रा भी कहते हैं। इसको आप अंक की मात्रा भी कहते हैं। इसका प्रयोग भी व्यंजनों के ऊपर लगाकर सुंदर सुंदर शब्द बनाने में होता है, जैसे शंख, हंस, गंगा। अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार को हम अंक की मात्रा भी कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर करते हैं, किसी भी वर्ण के ऊपर लगा के उससे हम नए नए शब्द बनाते हैं। इसके बाद आता है विसर्ग। इसके बाद क्या आता है? विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हम हमेशा जो भी शब्द लिखते हैं उसके बाद लगाते हैं। जैसे देखिए, वर्ण के बाद आता है ये विसर्ग। वर्ण हमारा हुआ क और उसके आगे मैंने लगाया विसर्ग, ये हो गया कह। हिंदी में हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताती हूँ। अतः, प्रातः। ज़्यादातर विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में करते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा से क्योंकि हिंदी संस्कृत भाषा से ही निकली हुई है, इसलिए संस्कृत भाषा के कुछ जो बहुत ही सुंदर गुण थे, या ये कहना चाहिए जो बहुत ही संस्कृत भाषा को परिष्कृत करते हैं, वो गुण हम यहाँ हिंदी भाषा में भी ले आए हैं। तो इसमें ये जो विसर्ग है ये क्या करते हैं? शब्द को एक स्थायित्व देते हैं। जैसे प्रातः एक विशेष शब्द है, प्रातः सूरज निकलता है, तो इस सेंटेंस में हमें अलग से पता चल जाएगा कि प्रातः मतलब कुछ विशेष बोला गया है। इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग हमेशा वर्ण के
बाद होता है दुख। दुख मूलतः इसका प्रयोग संस्कृत में भी होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। वैसे हिंदी में दुख ये प्रचलित है। इज इट क्लियर? अब आपने देखा वर्ण क्या है। वर्ण भाषा का सबसे छोटा पार्ट है। आ, क, प, म, ट, ब, ये सारे वर्ण हैं। ठीक है, सारे वर्ण हैं। इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? शब्द बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आ, म, शब्द बनाए आम, और इससे हम वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि वर्णों से हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। सबको समझ में आया? इसके आगे हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये हमारा होगा चैप्टर 3 शब्द विचार। इसके आगे हमारी जब भी क्लास होगी हम उसमें वही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।